हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकल चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते। ये फोर्स को क्वांटिफाई करने के लिए कि ये फोर्स कितना होगा, द क्वांटिटी ऑफ फोर्स दैट वाज गिवन बाय कूलम। कूलम ने ये जो लॉ बनाया उसके बेस था that in our nature we know in the very first lesson the nature is made of energy and matter. So characteristic of energy, characteristic of matter, both are almost similar. Now we have proved similar. Similarly, the force in the mass is created due to two characteristics: one mass, other electric charge. Again, force applied by a matter, by a particle, may be due to its two characteristics, because it has mass, due to which it will apply gravitational force. Other reason is because it has having charge, that charge is applying force. यहाँ तक सिमेट्री थी. Physics is science of symmetry. तो जब मास फोर्स लगाता है तो उसके लिए न्यूटन ने उसको क्वांटिफाई करने के लिए एक लॉ बनाया. वो लॉ क्या था? दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज m1 into m2. ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू डिस्टेंस, इनवर्स स्क्वायर लॉ, एंड दिस इज प्रोडक्ट लॉ. और बीच में एक कांस्टेंट दैट वाज g. तो उनका फॉर्मूला फाइनली क्या बना? g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ये एक फोर्स है जो मैटर लगा सकता है अपनी किस कैरेक्टरिस्टिक के कारण? मास के कारण. इसी चीज को कूलम ने बेस बनाया और बेस बनाकर उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए भी फोर्स निकालने का फॉर्मूला बनाया. तो उनका ये कहना था जैसे ये 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है वैसे ही फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज प्रोपोर्शनेट टू प्रोडक्ट ऑफ, ये दोनों के क्या हैं? मास. तो यहां दोनों के क्या आने चाहिए? चार्ज. ठीक. ये अब उन्होंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया. इलेक्ट्रिकल फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो बेसिकली ये किस पर बेस्ड था? किसको कॉपी किया गया था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को. क्योंकि मास एक कैरेक्टरिस्टिक है और चार्ज दूसरी. तो अगर मास वाला जो रूल होगा वही रूल चार्ज पे भी लगेगा. लेकिन एक चीज का डिफरेंस आ रहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स में बीच में मीडियम से कोई अंतर नहीं पड़ता. मीडियम डज नॉट अफेक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, बट इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस दे यूज टू मेक लॉट ऑफ डिफरेंस. सो ही हैज क्रिएटेड अनदर constant here. Force electrical is equal to constant, we can say it is Coulomb's constant, Q1 Q2 upon R square. This is Coulomb's constant, but he said the Coulomb constant is unlike gravitational constant because this is affected by medium. For different medium this constant is different. So this gave a shape of Coulomb's law. Okay, another thing what we will remember is that the fundamental law was made for the charges which were in the shape of a point, because if it is not a point then the direction of force will be scattered, different. So the fundamental force was made for point charges. Okay, so now we are in a position to write it. Coulomb's law in electrostatics.
How it depends upon medium? We made another quantity of the medium which changes, which affects Coulomb's law, and that characteristic of the medium is known as permittivity. परमिटिविटी किसी भी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक किस चीज को अफेक्ट करती है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को। इसमें परमिट शब्द एक छोटा सा आया है, तो देखिए अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं और ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स अप्लाई करता है। एज यू वर डिस्कसिंग, फोर्स अप्लाई करने का इसके पास एक तरीका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि इसने इसको खींचने के लिए 100 स्ट्रिंग्स भेजी और हर स्ट्रिंग के पास एक एक ताकत है, तो इसको 100 ताकत से वो अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब इसके बीच में हमने एक मीडियम क्रिएट कर दिया, ये मीडियम क्रिएट करके ये दोनों चार्जेस को ऐसा रख दिया। अब जब ये अपनी 100 स्ट्रिंग्स भेजता है तो यहां 10 स्ट्रिंग पहुंचती हैं। 90 कहां हो गई? 90 इसने एब्जॉर्ब कर दी। वो 90 जो इसने एब्जॉर्ब कर दी वो दिखाती हैं कि इसकी परमिटिविटी कितनी है। फिर से सुनिए, अब हमने क्या किया कि ये दो चार्जेस लिए और इसके बीच में ये वाला मीडियम लगा दिया, मीडियम चेंज कर दिया। फिर से इसने 100 लाइंस भेजी। अब हम देखते हैं इसको 40 लाइंस मिली, तो इसने कितनी एब्जॉर्ब कर ली? तो इसकी परमिटिविटी कितनी? तो याद रखिए इसकी परमिटिविटी 40 नहीं है, इसकी परमिटिविटी 60 है, जो इसने कम कर दिया। ठीक, इसकी परमिटिविटी हमने बताया था, इसने 100 भेजी और इसको कितनी मिली थी? 10, तो इसकी परमिटिविटी 90, इसकी परमिटिविटी 60, तो इसकी परमिटिविटी कम है और फोर्स कैसा लग रहा है? ज्यादा। सो वी रिमेंबर दैट वी हैव मेड ए रूल, इफ द परमिटिविटी इज लेस द फोर्स विल बी मोर। उल्टा कर लो, इफ द फोर्स इज मोर then we will say permittivity is less. ठीक है, this is permittivity of a medium. So what is done by this characteristic? It reduces the effect of force by charge, reduce the effect, उस effect को कम कर देता है। So यहां से इसने 100 फोर्स भेजा, इसने 100 इसको नहीं लगने दिया, इसने खुद 60 एब्जॉर्ब कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे? इसकी परमिटिविटी 60। ओके, सो दिस इज परमिटिविटी। नाउ हाउ टू सेट इट इन न्यूमेरिकल वैल्यूज? इन न्यूमेरिकल वैल्यूज द परमिटिविटी वी हैव गिवन ए सिंबल, द मेजरमेंट ऑफ परमिटिविटी हैज ए सिंबल एप्सिलॉन। हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड? Epsilon. Okay, so epsilon we will keep reserved for permittivity. ठीक है? Okay, electrical permittivity. Now, how this permittivity is related to Coulomb's constant? Permittivity एक पॉइंट चार्ज हमने रखा, इसके चारों तरफ इसका इफेक्ट है। यहां से यहां से यहां से जितनी तरफ ये लाइन निकाल रहा है पकड़ने की, हर लाइन को किस में से जाना पड़ रहा है? मीडियम से। तो वो मीडियम इसको कितने एंगल पर, विथ हाउ मच एंगल इट इज अफेक्टिंग इट? आंसर, द टोटल एंगल इज 4 पाई। कितने एंगल पे इसको इफेक्ट करता है? 4 पाई। उसमें से 4 पाई एंगल में से मैंने ये सामने दूसरा चार्ज रखा, एक लाइन, तो इसका फोर्स कितना कम हो गया? फिर से, इसका पूरा एक फोर्स था, उस फोर्स में कितनी लाइनें निकलती हैं? 4 पाई।
क्योंकि 4 पाई एंगल होता है एक पॉइंट के चारों तरफ, उसमें से ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज एक लाइन पर है, तो इस टोटल फोर्स का क्या पूरा का पूरा इफेक्ट इस पर आएगा या सिर्फ एक लाइन वाला आएगा? एक लाइन वाला। वो एक लाइन वाला इफेक्ट कितना? तो हमने कहा टोटल एंगल कितना होता है 4 पाई, तो एक लाइन वाला इफेक्ट कितना होगा 1/4 पाई। इसलिए इस इक्वेशन में क्या आ गया 1/4 पाई, क्योंकि फोर्स उतने टाइम्स लेस हो जाता है। सो ये जो C की वैल्यू है 1/4 पाई, ये हो गया। दूसरा हमने ये देखा इफ परमिटिविटी इज मोर द फोर्स इज लेस, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो यहां पर हमने लगा दिया परमिटिविटी। ये तो ये किसके बदले में आ गया? C के बदले में। और अब हमारा फोर्स को हमने मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक के साथ में लिंक कर दिया। ये कांस्टेंट था, लेकिन ये किसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ यहां पर लिंक है ऐसा हमको नहीं दिखाता। सो जस्ट टू शो with which characteristic it is linked, we have linked it with permittivity. मीडियम में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जैसे मीडियम की डेंसिटी हो सकती है। इसको मैंने रखा, इसकी डेंसिटी 30 है, इसकी जगह दूसरी चीज रखी, उसकी डेंसिटी 60 है। मीडियम की डेंसिटी चेंज हो गई, फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं पड़ा। इसी तरह से एक बार मीडियम सॉलिड रखा, एक बार मीडियम लिक्विड रखा, स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार मीडियम कोल्ड है, एक बार मीडियम हॉट है, फोर्स पे कोई चेंज नहीं पड़ता। तो फिर फर्क किससे पड़ता है? व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम विच विल हैव इफेक्ट ऑन द फोर्स? Answer is there is one characteristic of the medium which will make the change, and we have given it a name, and that name is permittivity. समझ आया? क्योंकि मीडियम में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती, कलर भी हो सकता है। तो जैसे हीट वाले में आता है, दूसरी चीजों में आता है। व्हाइट कलर रखेंगे तो अलग इफेक्ट होगा, ब्लैक रखेंगे तो अलग होगा, रेड रखेंगे तो अलग होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स में कलर, डेंसिटी, स्टेट, टेम्परेचर, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज का डिफरेंस आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक का नाम परमिटिविटी। समझ आया? सो दैट अफेक्ट्स द फोर्स, और इसलिए हमने इसको यहां पर रखा। मोर इज द परमिटिविटी, लेस इज द फोर्स। ये परमिटिविटी किसकी है? तो आंसर है ये परमिटिविटी मीडियम की है। तो हमने यहां पे M लिख लिया, और ये फोर्स मीडियम, और रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला रिमेन सेम, Q1 Q2 upon R square. This is Coulomb's formula for force between 2 point charges. और दोनों पॉइंट चार्ज की क्वांटिटी कितनी कितनी है? Q1 and Q2. And this is what permittivity of the medium. Now, this has been measured, and the measurement we found is that 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 11. और इसकी यूनिट बना लेते हैं, इसको यहां छोड़ दीजिए। दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 into 10 to the power 9। अरे मेरे से गलती। सो दिस इज 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है? दिस वैल्यू इज फॉर 1/4 pi epsilon naught, sorry, epsilon naught. I have to explain you what is the meaning of epsilon naught. This is epsilon for a given medium. Most of the time the medium we use is air. In our lab, anywhere there is air between the two charges. And if we go out of the earth, then even air is not there.
the density of air goes on decreasing, and finally we find that there is no air. That place, what we call is vacuum. But we don't know whether there is any material or there is no material, because we don't recognize that material. We don't know what that material is. So we have given it a name, free space. Free space. Okay. Now there we have put the two charges, and we have seen the force is maximum. The permittivity is minimum. That permittivity, if we measure and if we write it, that permittivity we will mark as naught. This is permittivity of the free space. So, permittivity of free space, what is symbol of that? Epsilon naught. Okay. Epsilon medium, epsilon naught. This is for free space. Now, for free space, the value of 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. Right? This we will remember. अगर इससे हम epsilon naught की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे करेंगे? This will go here and this will come here. वो करके हमने इसको निकाला. Then we got epsilon naught is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12. ये आ जाएगा. ठीक है. और इसकी यूनिट्स फिर से आप डिसाइड कर सकते हैं. This will go here, this will come here. अगर ये यहां गया और ये यहां आया तो एप्सिलॉन की यूनिट बताइए. कूलम स्क्वायर. कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज वैल्यू ऑफ परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस. ठीक है. ओके, इसको नोट कर लीजिए. एंड दिस परमिटिविटी इज सपोज टू बी व्हाट? मैक्सिमम और मिनिमम? This permittivity is minimum, so the force between two charges is maximum in free space. Okay. Now, suppose we have given a medium between the two charges, the force will change. Why it will change? Because the permittivity will change. So, how many times will be the force decrease? पुराने फोर्स से, सॉरी, द फोर्स इन फ्री स्पेस से मीडियम डालने पर फोर्स हाफ हो गया. हाफ. तो हमने 1/2 हो गया. तो हमने बोला कि ये वाला जो मीडियम है इसमें हमने चार्जेस को रखा और फ्री स्पेस के कंपैरिजन में इसका फोर्स कितना हो गया? 1/2. सो द परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इज 2. 1 अपॉन डिनोमिनेटर कितना? 2. So permittivity of this is 2. फिर से we have put this medium, this is here, this is here. This force has decreased, suppose 50 times, then force in the air. Then what is permittivity of this? 50. Permittivity is 50. Again, we have taken two charges and we have dipped it in the water. वाटर में हमने जैसे ही डिप किया, इन दोनों के बीच का फोर्स 90 टाइम्स डिक्रीज हो गया. देन व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ दैट वाटर? 90. मींस जितने टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा दैट इज परमिटिविटी. परमिटिविटी. बट हम तो ये बात कर रहे हैं कि 8.85 10 to the power minus 12 ये सब कहां गया? So our answer is that what I am talking, 1/2, 1/4, 1/40, this is in relation to the force in the air. So we will call it relative force, and that permittivity is known as relative permittivity. Relative permittivity एयर के कंपैरिजन में. एयर में दो चार्जेस के बीच जितना फोर्स लगता है
वो हमको मालूम है। हमने ये बोला कि वाटर की परमिटिविटी 90 है, तो रिलेटिव परमिटिविटी 90 है, और इसका मतलब हम समझ गए। क्या मतलब है कि अगर पानी में डालोगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? 90। अब मैंने आपको बोला कि ये एक एस्बेस्टस है, इस एस्बेस्टस की रिलेटिव परमिटिविटी 6 है, तो आप क्या समझे? यस, इसके दोनों तरफ चार्ज रखेंगे तो उसका फोर्स किससे कंपेयर करें? एयर से। तो कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा? 6 टाइम्स। इट विल बिकम 1/6। तो रिलेटिव परमिटिविटी बताने से हमको बात ज्यादा समझ में आती है। अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि इसकी परमिटिविटी 11.5 इंटू 10⁻⁻11 है, तो कितनी है उसको इमेजिन करने में हमको बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि इसकी रिलेटिविटी 20 है, वी विल स्ट्राइक इमीडिएटली कि इसमें फोर्स कितना कम कर देती है, ये 20 टाइम्स। सो रिलेटिव परमिटिविटी इज अ वेरी गुड नंबर टू वर्क विथ। सो we will see what is relative permittivity. Relative permittivity, we will call it epsilon relative. This is the permittivity of that material divided by permittivity of free space. This is relative permittivity of this medium. ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बट वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस। अगर फोर्सेस के लिए हम इसको लेंगे तो देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी इज फोर्स बिटवीन चार्जेस विथ फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। ऐसे उल्टा हो गया, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर्स इन मीडियम कैंसलेशन करिए, ये दोनों कैंसल, और ये ऐसा उल्टा होके ऊपर चला गया, एंड व्हाट वी गेट इट, सो बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी हमको किसका रेशियो देती है? फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम। ये तो जितने टाइम्स ये फोर्स कम होता जाएगा उतनी रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखिए। बाद में जाके हम पढ़ेंगे कि ये रिलेटिव परमिटिविटी एक दूसरे कांस्टेंट के बराबर होती है, विच इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंसुलेशन को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। सो दिस इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक जब हम पढ़ेंगे तब उसमें आएगा, और उसके लिए हमने फिक्स सिंबल बनाया के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। अब ये फॉर्मूला यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? के, और हम क्या लिख सकते हैं? ई आर, बोथ आर सेम वैल्यू। ओके, अब यहां पर एक चीज और देखिए, इसी से हमने डिराइव किया परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। इसको यहां ले जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू हम ई आर की जगह एप्सिलॉन नॉट ई एम, ई एम के लिए इसको यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? हमारा फॉर्मूला है फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई मीडियम दिस
Now this I can write as 1/4 pi, यहां से this 4 pi epsilon naught इसको ये लिखा जा सकता है, एंड दिस इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर. Why should I write it? ये तो अच्छा था, लेकिन जब अगर मैं इसको यूज करता हूं, if I use this, I must remember the value of EM. Here I must remember the value of ER, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, 9 into 10 to the power 9. ठीक है, सो आई मस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ER, और ER की वैल्यू याद रखना ज्यादा इजी है, क्योंकि वो वैल्यू कैसी है, 10, 20, 6, 90. और EM की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इन डेसिमल इनटू 10 to the power so and so. That is difficult to remember. So this ER gives us a comparison. So we write our formula in this way. और हम इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं. Later we will come to know that this is K. So force in a medium is 1/4 pi epsilon naught K. Q1 Q2 upon R square. This is our ultimate formula. Okay, now here if we want to find out what is the relative permittivity of the free space or relative permittivity of air. Okay, ideally speaking, what should I write here? Approximately what do we say, that free space is as good as air, right? पर ideally क्या है, free space. Now what is the relative permittivity of free space? तो ये किसकी relative permittivity है, मीडियम की. These two are linked. Relative permittivity of medium, denominator. Now what is relative permittivity of free space? So what we will write here, force in free space divided by force in free space. कितनी आ गई, दोनों एक जैसे हो गए. So it is 1. So we will remember what is relative permittivity of the free space, 1. ये आप याद रखेंगे. Next, any medium we place between the two charges, the force always decrease. It is found that force always decrease. इसका क्या मतलब है, हर एक की परमिटिविटी कैसी है, more than 1, तभी तो ये less than 1 होगा. Force will be this force ER पे डिपेंड करता है. This ER has to be more than 1, then only this force will decrease. So remember this, ER for free space is 1. Force is maximum in free space. Number 1. Number 2, any medium has any medium has permittivity less than 1. हर मीडियम की परमिटिविटी, अरे मैंने गलत लिख दिया, इट शुड बी मोर देन 1. तभी फोर्स कैसा होगा, लेस देन दी फोर्स इन एयर. ठीक है, तो याद रखिए परमिटिविटी हमेशा 1 से ज्यादा होगी ही. बाई चांस अगर आपको कहीं दिख गया परमिटिविटी 0.7, इट्स रॉन्ग, नहीं हो सकती. तो सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है, फ्री स्पेस की. सबसे ज्यादा फोर्स किसमें होता है, फ्री स्पेस में, जबकि दो चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं है. कोई भी चीज आएगी तो उसको डिस्टर्ब भी करेगी, और डिस्टर्ब करेगी तो फोर्स कम होगा.
फोर्स कम का मतलब परमिटिविटी ज्यादा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये जो EM है इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या चीज है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है? ऑल दीज वर्ड्स you must be acquainted with. Okay, so this gives us the Coulomb's law, right? Now, one question sometimes it is asked, what are dimensions of permittivity? Or find out the dimensions of permittivity. It's a very rare question. Normally class 11th में आता है, पर है किसका? क्लास 12th का। सो व्हेन यू गो टू कॉम्पिटिटिव, ये कॉम्पिटिटिव का बन जाता है बिकॉज दे आर बोथ आर कंबाइंड। तो इसकी डायमेंशंस निकालिए। कैसे निकालेंगे आप? आंसर है यूनिट से निकालेंगे। परमिटिविटी की यूनिट हमने लिखी हुई है। डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी की यूनिट ये देखिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? ये क्या है? इसकी यूनिट। अब इनकी डायमेंशंस बताइए। व्हाट इज कूलम? कूलम इज चार्ज, और चार्ज की डायमेंशंस क्या होती हैं? अगर अभी आपको नहीं मालूम या आपको याद होगा, A इंटू टी। A इज एम्पियर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ करंट, इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम इज चार्ज। हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सो दिस वी कैन राइट एज A2 T2। न्यूटन, बाकी दोनों डिनोमिनेटर में है। न्यूटन इज फोर्स, फोर्स का बताइए। मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब कैंसलेशन कर लीजिए। नहीं होता है तो पूरा लिख लेते हैं। पहले m की पावर -1, L -2, T ये ऊपर चला जाएगा, 4, A 2। These are dimensions of permittivity, ठीक है? So ये क्वेश्चन सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, बट यू कैन डू इट वेरी वेल। तो जिस चीज का आपको यूनिट मालूम है उसके आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अगर आपको यूनिट नहीं मालूम है तो फॉर्मूला मालूम होगा। तो हमने इसकी यूनिट कैसे निकाली? फॉर्मूला से निकाली। तो पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मूला से यूनिट बनाइए। दूसरा स्टेप यूनिट से डायमेंशन बनाइए किसी भी चीज की, ठीक है? ओके, तो अब हर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की इस तरह से डायमेंशंस बनाते जाएंगे। तो अभी हमने पहले क्या पढ़ा है? चार्ज। तो चार्ज की डायमेंशंस क्या होती हैं? A इंटू टी, करंट इंटू टाइम, फंडामेंटल्स में। और उसके बाद हमने ये पढ़ा एप्सिलॉन, इसकी ये हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं। कूलम्स लॉ किसके बारे में बात करता है? फोर्स के बारे में। ओके, अगर ये फोर्स के बारे में बताता है तो फोर्स में दो चीजें होती हैं। फोर्स हैज गॉट ए मैग्नीट्यूड and force has got a direction. What is shown by this 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square? This talks about magnitude, not dimensions. So this formula F is equal to this is not a complete formula because it does not say about direction. So we must have a formula which will speak about the direction also, and that we will call vector form of Newton's law. Vector form of Newton's law. So vector form of Newton's law tells us about magnitude as well as direction of force.
So now we will study vector form of Coulomb's law. Okay, this will tell about vector form of Coulomb's law. This will indicate the magnitude as well as direction of the force. Okay, now we will go for Coulomb's law vector form.